अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम स्टार्टिंग, बल्कि स्टार्टिंग नहीं, आई एम कंटिन्यूइंग द टॉपिक विच इज़ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो है, लास्ट लेक्चर में जो है वो ये स्टार्ट कर दिया था टॉपिक, जिसमें मैंने आपको पहले ही इन्फो कर दिया था कि मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू थ्योरी बेस्ड एंड द सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल बेस्ड। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा थ्योरी में तो दे विल एंजॉय द फर्स्ट वन, और जिनको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट होगा तो वो दे विल एंजॉय द सेकंड वन इंशाल्लाह। नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर अगेन। यस, हम इसमें कैलकुलेशन जो करेंगे, एक तो आप करेंगे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मेथड और दूसरा आप करेंगे रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मेथड। आपके पास दो एग्जांपल्स गिवन होंगी। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल्स लिए ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मेथड एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मेथड। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मेथड आप क्यों अप्लाई करते हो? बेसिकली आपका जो भी प्रोजेक्ट रनिंग पर है, आप जो प्रोजेक्ट चला रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि यू नीड सम एक्सपेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कि आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे एक्सपेंड कर देना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन आप फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। एंड देन यू विल सी कि अगर आपके पास, याद रखें, यू हैव टू डू कंपैरिजन विद नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू से लेसर आ रहा है यानी जो आपके पास कैलकुलेशंस के बाद, तो इसका मतलब है कि दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू से ग्रेटर इसकी वैल्यू आ रही है इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मेथड की वैल्यूज, तो इसका मतलब यू हैव टू रिजेक्ट दिस मेथड, यू डोंट नीड टू एक्सपेंड योर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली एक्सपेंशन मेथड जो है वो इस वजह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास डाटा गिवन है, एक्स वाई जेड इन कंपनी, यानी कोई सी भी कंपनी ले लें, ABC करके आ सकती है, किसी के नाम से भी कोई कंपनी आ सकती है। इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ न्यू प्लांट। ये कंपनी है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक न्यू प्लांट बनाना है। द प्लांट वुड बिगिन ऑपरेशंस, कब से स्टार्ट हो रहा है इसका ऑपरेशन? फर्स्ट फर्स्ट January 2015, and the first operating cash flows would occur by 12/31, 2005। यानी बिल्कुल 31 दिसंबर के लास्ट में जो है वो इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है यानी आउटफ्लोज जो है, यानी फ्लोज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। द मार्जिनल फेडरल प्लस स्टेट टैक्स रेट इज 40%। जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोडक्शन करोगे उसके एडिशनली आपने पे ऑफ करना है टैक्स रेट कितना? 40%। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड या वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल कहते हैं, दैट इज 12%। एंड द प्रोजेक्ट इज अज्यूम टू हैव द सेम रिस्क एज एन एवरेज प्रोजेक्ट, सो द 12% शुड बी यूज एज अ हर्डल। ठीक है, अगर कोई भी रिस्क हो, कोई भी मसला हो, तो प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट ओनर है वो कहीं से भी लोन ले सकता है, बट उसने ये पता होना चाहिए कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे हैव टू फेस इन द केस ऑफ रिस्क। द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ इज 4 ईयर्स। हमने कहा था कि टाइम लिमिट्स बहुत मैटर करती है, तो इस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 4 ईयर्स है। एनुअल सेल्स ब्रॉट बाय द न्यू प्लांट आर एस्टिमेटेड एट 40 मिलियन। जो एनुअल सेल होगी आपके पास न्यू प्लांट की, वो 40 मिलियन है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास 60% है सेल की, यानी ये जो आपकी सेल है 40 मिलियन, इसका आप 60% निकाल लोगे तो यू विल सी द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 5 मिलियन। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी 60% सेल्स का, 40 मिलियन से 60% निकाल लीजिएगा तो आपको पता चलेगी वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो है, और फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है 5। अ बिल्डिंग वुड बी बाउट एट अ कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन। आपने जहाँ प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है इस बिल्डिंग में, उसकी जो कॉस्ट आई है वो 12 मिलियन है। फॉर डेप्रिसिएशन पर्पज द बिल्डिंग वुड फॉल इंटू MACRS 34/9 ईयर्स क्लास। यानी उस बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपके पास डेप्रिशिएट होगी वो 39 ईयर्स तक होगी। द बिल्डिंग वुड हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ 7.5 मिलियन। जो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है वो आपके पास 7.5 मिलियन है, जबकि बुक वैल्यू इसकी $10.90। The necessary equipment would be purchased at a cost of 8 million.
अब बिल्डिंग में आपने कोई भी चीज़ें बनानी होंगी, यू नीड सम इक्विपमेंट्स, और उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 8 मिलियन आ रही है। इट विल फॉल इनटू 5 years क्लास, जिसकी कीमत जो है वो 5 साल बाद गिर जाएगी। बट नाउ टुडे वी हैव टू फेस 8 million. It would have a market value of 2 million and a book value is $1.36 billion at the end of the project. प्रोजेक्ट के एंड तक इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 2 मिलियन से 1.36 मिलियन, यानी मार्केट वैल्यू 2 मिलियन होगी और बुक वैल्यू आपके पास $1.36 मिलियन। नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है, जिसको हम NWC भी कहते हैं, दैट इज 6 मिलियन। इट विल बी फुली रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो ये जो कॉस्ट है आपकी ये भी कवर हो जाएगी। नाउ दीज आर द एसेट डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ठीक है, डेप्रिशिएट वैल्यू तो नहीं दी हुई थी, लेकिन आपको परसेंटेज दिया हुआ है, यानी अगर जो 39 ईयर्स एसेट जिसकी लाइफ जो है 39 ईयर्स की है, उसकी डेप्रिसिएशन पहले साल 1.3 होगी, दूसरे साल 2.6% होगी, तीसरे साल में 2.6 और चौथे साल में 2.6 होगी। जबकि जिस जिस एसेट की जो साल मतलब लाइफ है 5 ईयर्स है, उनकी जो फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी 20%, सेकेंड ईयर की 32%, थर्ड ईयर की 19%, फोर्थ ईयर की आपके पास 12% होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो परसेंटेजेस गिवन है, ये बेसिकली आपके पास डेप्रिसिएशन रेट गिवन है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी किसी भी चीज़ की जो है वो डेप्रिशिएट अमाउंट यहाँ पर ना इस स्लाइड में गिवन है, ना इस स्लाइड में आपके पास गिवन है। ठीक है, देन आपके पास सोल्यूशन। आपने हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। 3 स्टेप्स होंगे आपके पास इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू एस्टिमेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले। आपने क्या करना है, सबसे पहले तमाम इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आउटले करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या ही होगी, आपने जो बिल्डिंग खरीदी होगी या बिल्डिंग रेंट पे जो ली है और डिफरेंट इक्विपमेंट्स लिए हैं, और इसके अलावा आपके पास जो नेट वर्किंग कैपिटल, इसके अलावा भी जो कॉस्ट आई है वो नेट वर्किंग कैपिटल की है, वो क्या है आपके पास। प्राइस ऑफ द बिल्डिंग, प्राइस ऑफ द बिल्डिंग आपके पास क्या गिवन है, प्राइस ऑफ द बिल्डिंग, yes, a building would be bought at a cost of 12 million। ये आपके पास प्राइस ऑफ द बिल्डिंग गिवन है। इसके अलावा आपके पास नेसेसरी इक्विपमेंट वुड बी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन। 8 मिलियन जो आपकी कॉस्ट आई है इक्विपमेंट्स की, वो आपके पास गिवन है। और इसके अलावा जो आपके पास आपको रिक्वायरमेंट थी नेट वर्किंग कैपिटल की, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल को कितना आया है, 6 मिलियन। तो 12 दैट इज बिल्डिंग कॉस्ट, equipment that 8 million, that is equipment cost, and plus with net working capital, that is also the part of other cost। तो ये आपके पास ये तीनों वैल्यू से प्लस हो जाएंगी, तो यू विल सी कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $26 मिलियन की। दैट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको हम 0 ईयर कहते थे ना, वो उस ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 26 मिलियन है। ये वो पीरियड है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है। Then come to the second step. What the second step is estimate the operating cash flow। हमने कहा था ना कंपोनेंट्स आपके पास 3 तरीके के हैं। एक जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज, जो हम प्रीवियस उसमें कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज है। अब आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की तरफ आ सकते हैं। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है उसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, bracket close, bracket again open, 1 minus TT for tax rate. This is the tax rate, bracket close, plus depreciation multiply with time for the taxes। यानी आपके पास जो depreciation है उससे भी आपके पास taxes की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। दिस इज द टैक्स, T for tax। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हाउ मेनी रेवेन्यूज यू हैव जनरेटेड। रेवेन्यू आप किस तरह से जनरेट करते हो, सेल्स के बाद। आफ्टर सेलिंग योर प्रोडक्ट यू आर गेटिंग रेवेन्यू। तो आपकी एनुअल सेल जो हुई थी न्यू प्लांट पे वो कितनी थी, 40 मिलियन। तो 40 मिलियन इज योर रेवेन्यू, अदरवाइज आपकी कोई और सेल हुई नहीं। तो वी आर अज्यूमिंग हियर कि जो सेल है आपकी वो सिर्फ यही है न्यू प्लांट्स की, और वो 40 मिलियन है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया रेवेन्यू पे कि आपके पास जो है वो 40 मिलियन रेवेन्यू। देन आपके पास कॉस्ट, कॉस्ट आपके पास क्या गिवन है, कॉस्ट आपके पास जो गिवन है वो आपके पास है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट इज 60%।
60% किसका, सेल का। तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यू विल सी कि आपके पास कितनी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, प्लस उसमें आप ऐड कर दोगे यानी फिक्स कॉस्ट को, दैट इज 5 मिलियन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 40 जो आपके पास मिलियन सेल्स हुई थी उसका 60% निकाला, मल्टीप्लाई किया 60 से, डिवाइड किया 100 से, और उसको प्लस कर दिया 5 से जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट थी, तो दैट इज इक्वल टू $29 मिलियन, दैट इज योर कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू भी आपको पता चल गया, आफ्टर सेलिंग योर रेवेन्यू इज 40 एंड योर कॉस्ट इज 29। One minus tax rate. How many tax rate they have given to you? Yes, this is the tax rate which is in 40%. ठीक है, तो 40% का मतलब क्या हुआ, 40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास रेट क्या आ गया, 0.4। 40% का मतलब हुआ यहाँ टैक्स रेट जो होगा वो क्या होगा, 0.4 होगा। प्लस डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन निकालना है। किसका डेप्रीसिएशन निकालना है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी इक्विपमेंट्स आपने लिए हैं उसका जो है वो आपने डेप्रीसिएशन निकालना है। यानी अगर आपने बिल्डिंग बॉट की है तो 12 मिलियंस आपके पास क्या आ रही है बिल्डिंग, और इक्विपमेंट्स की क्या कॉस्ट थी आपके पास, 8 मिलियन। अब आपने हर एक साल में, यानी पहले आपने बिल्डिंग का देखा कि बिल्डिंग की 39 ईयर्स एसेट वैल्यू है, तो उसका आपने सबसे पहले क्या लिया, 12 मिलियन में से आपने 1.3% निकाला, फिर 12 मिलियन में यहाँ से आपने 2.6% निकाला, फिर 2.6 निकाला, फिर 2.6 निकाला, यानी इन चारों ईयर्स का आपने 12 मिलियन का जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाला। इसी तरह जो 5 ईयर की लाइफ टाइम दी हुई थी आपके पास गिवन, वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स की दी हुई थी और उसकी कॉस्ट 8 मिलियन थी। तो आपने 8 मिलियन का 20% निकाला, फिर 32% निकाला, देन 19% एंड देन 12%। आपने क्या किया, यहाँ पर किया 12 मिलियन आपके पास जो बिल्डिंग की कॉस्ट थी उसका सबसे पहले 1.3% यानी 0.1.3% को डिवाइड, यानी 1.3 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो यू विल गेट 0.013। उसे प्लस कर देंगे आप इक्विपमेंट्स की वैल्यू जो कि 5 ईयर्स उसके टाइम थी, उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 20% आपकी डेप्रिसिएशन दी हुई थी, तो आपने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई करिए टैक्सेस से जो आपके पास गिवन है, दैट इज 0.4। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने कैश फ्लोज निकाला है, रेवेन्यू माइनस क्या है आपका कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास 40 था, कॉस्ट आपने यहाँ से निकाली वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को ऐड करने के बाद, सही। फिर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टैक्स रेट आपको क्या गिवन था 40, तो इसका मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.4, प्लस डेप्रिसिएशन आपके पास जो 12 बिल्डिंग की थी, बॉट जो किया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1.3 से परसेंट से, और फिर प्लस कर देंगे 8 जो आपके पास इक्विपमेंट की वैल्यू दी हुई है 8 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20% से, दैट इज 0.2। देन आपने सबसे पहले क्या करना है, इस लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.013 से। जब ये लार्ज ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 0.4। जो भी वैल्यू आई आपने क्या करना है, 40 से माइनस कर देना है 29 को, फिर 1 से माइनस कर देना है 0.4 को, एंड देन मल्टीप्लाई विथ दिस साइन। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसके बाद इन टर्म को प्लस कर देंगे जो भी इस वैल्यू से हो रही है, एंड यू विल रिसीव $7.302 मिलियन। दैट इज योर फर्स्ट कैश फ्लो, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन योर कैश आउट। ठीक है, तो ये आपके पास पॉजिटिव में आ गया। उसके बाद आपने करना क्या है, कैश फ्लोज आपने सेकंड पीरियड का निकालना है। यानी अब आपके पास डेप्रिसिएशन जो अमाउंट दी हुई है फर्स्ट पीरियड के, तो आपने निकाली 1.3 निकाली एक की और एक की 20। अब सेकंड पीरियड की निकालिए तो अगेन आपने 2.6% और 32% रखना है, यानी 40 आपके पास अगेन वही रेवेन्यू कांस्टेंट रहा, कॉस्ट भी आपके पास कांस्टेंट रही, 1 माइनस टैक्स रेट भी आपके पास कांस्टेंट रहा, बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो भी कांस्टेंट रही, लेकिन डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या हो गई है 2.6%, जो कि डिवाइड होगी 2.6 डिवाइडेड बाई 100, तो दैट इज इक्वल टू 0.026, प्लस 8 जो है आपके पास कांस्टेंट रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 32% से, दैट इज 0.32, और फिर मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट जो आपके पास 0.4 दिया, देन यू विल रिसीव 7.749 मिलियन। ठीक है, याद रखें सबसे पहले आपने लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स दोनों सॉल्व करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, देन ऐड करना है, देन यू विल रिसीव दिस मच अमाउंट।
फिर इसी तरह आपके पास कैश फ्लोज जो है वो आपके पास थर्ड ईयर का दिया हुआ है, एक का 2.6 दिया हुआ है डेप्रिसिएशन वैल्यू और एक की 90। तो आपने क्या करना है, एक की आपके पास 14 रेवेन्यूज वही रहेगा, आपके पास कॉस्ट भी वही रहेगी, टैक्स रेट भी वही रहेगा, बिल्डिंग की कॉस्ट और इक्विपमेंट की कॉस्ट भी सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होने की वजह से आपको पूरी की पूरा कैश फ्लोज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसी तरह आपने चारों पीरियड्स का निकाल देना है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि तमाम वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब है आपका इनफ्लो जो है यानी आपका रेवेन्यू जो है वो आपका ग्रेटर है देन योर कॉस्ट। एंड थर्ड वैल्यू जो थर्ड आपके पास टर्म यूज हो रही है दैट इज टर्मिनल ईयर आपके पास यूज हो रहा है। ये थर्ड स्टेप है जो कि हमने यूज करना है, यानी आपके पास जो हमने फाइनेंसिंग पीरियड कहा था वो आपके पास ये टर्मिनल ईयर कैश फ्लो पीरियड। How do we calculate it? We first compute the after tax salvage value of building and equipment. After tax salvage value equal to before tax salvage value minus tax equal to before tax salvage value minus ब्रैकेट में लिखा है बिफोर टैक्स सैलवेज वैल्यू माइनस एंड बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। और ये ब्रैकेटेड जो लास्ट टर्म है ये आपको ये शो कर रही है कि यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल द लार्ज ब्रैकेट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद टैक्स रेट एंड देन माइनस विद सैलवेज वैल्यू। ठीक है, as you all have known about the wood mass formula. Now come to the solution of how we can calculate the terminal air cash flows value. So we can easily calculate it. How is that possible? आपके पास salvage value given है डाटा के अंदर, कैपिटल की भी गिवन है और वो एक बिल्डिंग की भी गिवन है और आपके पास इक्विपमेंट्स की भी गिवन है। बिल्डिंग के जो आपके पास द बिल्डिंग वुड बी द मार्केट वैल्यू दैट इज 7.5 एंड द बुक वैल्यू इज 10.908 और आपके पास जो इक्विपमेंट्स है उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो 8 मिलियन आ रही थी, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 2 मिलियन थी और उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 1.36 मिलियन थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है टू कैलकुलेट इट, आपने सैलवेज वैल्यू जो मार्केट वैल्यू आपके पास गिवन थी दैट इज योर 7.5 फॉर द बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स के आपके पास $2 गिवन। दिस वन इज योर सैलवेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू 7.5 मिलियन इज गिवन और यहाँ पर मार्केट वैल्यू 2 मिलियन इक्विपमेंट की दी हुई है, तो आपने इसको कंसिडर कर देना सैलवेज वैल्यू से। And then you have book value also given 10.908 for building and 1.36 for equipment. तो आपने यहाँ पर incorporate कर देना है एंड बुक को, तो 10.908 यहाँ पर बिल्डिंग की जगह आ जाएगी और यहाँ पर 1.36 इक्विपमेंट की जगह आ जाएगी। देन यू हैव टू माइनस बोथ द वैल्यूज। ठीक है, 7.5 से आपने 10.908 को माइनस किया तो यू विल सी यू आर गेटिंग लॉस ऑन सेल। बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको सेल के बाद लॉस हो रहा है और इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू आर गेटिंग प्रॉफिट, यू आर गेटिंग गेन फ्रॉम द आफ्टर डूइंग द सेल 0.6। ठीक है, अब उसमें से भी आपने जो भी अमाउंट आपके पास आई है उसमें से भी आप 40% निकाल दें फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट कैन आई से टैक्सेस। यस, 40% निकाल दें, 3.408 का जो भी वैल्यू है उसका 40% निकाल दें तो आपके पास 1.363 वैल्यू आएगी, वो भी नेगेटिव में होगी बिकॉज दिस टर्म इज ऑल्सो इन नेगेटिव। ब्रैकेट साइन आपको पता है क्या शो कर रही होगी, नेगेटिव और विदाउट ब्रैकेट पॉजिटिव वैल्यू। इसी तरह 0.64 का भी आप 40% निकालेंगे तो यू विल रिसीव 0.256। ठीक है, देन नेट सैलवेज वैल्यू आपने निकालनी होगी 1 से माइनस, यानी सैलवेज वैल्यू से आप माइनस कर दोगे जो भी अमाउंट आपकी आफ्टर टैक्सेस आएगी। तो 7.5 माइनस और फिर ये ब्रैकेट में ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7.5 प्लस 1.363 इक्वल टू 8.863 मिलियन। इसी तरह इक्विपमेंट को आपने माइनस कर देना है, सैलवेज वैल्यू 2 माइनस 0.256 देन यू विल रिसीव 1.75। आपको ये पता चल गया। देन आपके पास आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यूज आपके पास क्या आई है, आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस योर वैल्यू इज 8.863 और इक्विपमेंट्स की आ रही है 1.744, तो हमने इनको प्लस कर दिया। बिल्डिंग इक्विपमेंट्स के अलावा भी अगर कोई और वेरिएबल होता तो हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते, तो 8.863 प्लस 1.744। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको प्लस कर देना है अमाउंट दैट इज 6 इन नेट वर्किंग कैपिटल। 6 मिलियन आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल गिवन था ये,
नेट वर्किंग कैपिटल 60 मिलियन गिवन था। तो आपने टर्मिनल वैल्यूज के लिए सबसे पहले टैक्स आफ्टर टैक्स पेमेंट ऑफ द सैलवेज वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसमें ऐड कर देना है नेट वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज द 16.667 मिलियन। अब आपने क्या करना है, इन तीनों स्टेप्स को जब आप एड अप कर देंगे, जो भी इनकी वैल्यूज आई उनको आपस में एड अप कर दें और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकालें। वंस यू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू तो यू है आर डिसीजन मेकर। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर आ रही है जीरो से, तो इसका मतलब है इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर देना चाहिए, है ना, हमने यही कहा था। और अगर नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब रिजेक्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अगर इस कंपनी का जो आपके पास एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो सोल्यूशन आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, और अगर नेगेटिव में आ रहा है यानी लेस देन जीरो आ रहा है तो यू हैव टू फॉरगो दिस प्रोजेक्ट। तो ये आपके पास कंप्लीट हुआ एक्सपेंशन मेथड। इसमें हमने देखा कि तीन स्टेप्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है, जो आपको 0 ईयर पीरियड में आप फेस करते हो। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से आपने कॉस्ट यानी आउटफ्लो लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन लेस कर दी, आपने अपने टैक्सेस को हटा दिया। एंड देन टर्मिनल ईयर कैश फ्लोज, जो आपके पास आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस वट एवर द वैल्यू इज रिमेनिंग इन योर हैंड, that is your terminal value. After adding these three steps, you will get some amount which is in positive or negative. This amount should be in positive because the all values is in positive. तो आपके पास का मतलब है ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है, यू कैन इजीली एक्सपेंड योर प्रोजेक्ट। अगर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब यू कांट एक्सपेंड योर प्रोजेक्ट। Now come to the replacement project example. The replacement project example is resemblance, or we can say some similarity with the question toward the expansion project method. आपके पास एक्स वाई जेड कंपनी दी हुई है, वो एबीसीडी कुछ भी कंपनी हो सकती है। आपके पास वही टाइम पीरियड गिवन है कि फर्स्ट फर्स्ट 2005 से आपके पास स्टार्ट हो रहा है और 31 12 और 2005 पे कंप्लीट मतलब ऑपरेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। टैक्स रेट हमने वही 14% लिया है। वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास 12% है, ठीक है, और अजम्पशंस के बेसिस पे आपने जो अज्यूम किया था वो 12.5% था, लेकिन आपके पास 12% गिवन है। इसके अलावा आपकी जो न्यू मशीन की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है। इट कैन बी परचेज बाई 12%, $12,000। सही है, वो आपने परचेज की है, जो न्यू मशीनरी आपने परचेज की है वो 12,000 है। इट फॉल्स इनटू 3 इयर्स क्लास। उसकी जो अमाउंट है वो 3 साल बाद गिरना शुरू हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट द मशीन कैन बी सोल्ड 2,000। जब मशीन मतलब जब प्रोजेक्ट का एंड होगा 5 साल बाद, तो वो मशीन की जो बेचेंगे हम वो 2,000 की बेचेंगे, $2,000 की। while the book value will be zero since it will be fully depreciated। इसकी बुक वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, तो इसका मतलब है एट दैट पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मशीनरी है वो फुली क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएटेड हो जाएगी, जीरो रह जाएगी आपके पास डेप्रिसिएशन। The new machine can cut annual operating cost from 7,000 to 4,000। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि नई मशीन जो है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करेगी, $7,000 से $4,000 लेकर आएगी। तो जब आपकी कॉस्ट कट होती है तो इसका मतलब है यू आर गेटिंग सम प्रॉफिट, तो आपका टैक्स आफ्टर बिफोर टैक्स प्रॉफिट आपका 3,000 मिल ही जाएगा। फर्स्ट जो न्यू मशीनरी है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो अपनी कॉस्ट को 7,000 से 4,000 पर लेकर आएगी। NWC net working capital requirement will increase by 1,000 at the time of replacement. The $1,000 will be fully recovered at the end of the project. If the new machine is occurred, the old one will be sold. अगर आपके पास new machine आ गई तो आपने उस पहली वाली को सोल्ड कर देना है। The old machinery was purchased 10 years ago at the cost of $7,500। जब 10 साल पहले आपने उसको परचेज किया था तो उसकी कीमत थी 7,500। इट हैड बीन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 15 ईयर्स एट द टाइम ऑफ परचेज। आपको ये लगा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मशीन आपकी 15 साल चलेगी। द सैलवेज वैल्यू विल बी जीरो, इट्स बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हमने कहा कि इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होंगे ओल्ड मशीन के वो आपके पास क्या होंगे, $500 होंगे। इट्स मार्केट वैल्यू विल बी 1,000 एंड वेल बिलो इट्स बुक वैल्यू इज 2,500। हाँ, इट्स द डेप्रिसिएशन वैल्यू 3 ईयर्स एसेट है, यानी जो मशीनरी आपने ली है एंड मशीनरी उसकी जो लाइफ है वो 3 ईयर्स है। तो आपने कहा कि 3 ईयर्स एसेट है। एस्टिमेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले, बिल्कुल इसी तरह आपने एस्टिमेट करना है। आपकी मार्केट वैल्यू आपके पास क्या गिवन थी,
जिसको हमने प्रीवियसली जो एक्सपेंशन मेथड में किया था उसको सैलवेज वैल्यू का नाम दिया था, यहाँ हम मार्केट वैल्यू का ही नाम दे रहे हैं। एंड दैट इज मार्केट वैल्यू विच इज 1000. Okay, here I am writing here 1000, and the book value of this particular machinery is 2500. That is your book value. अब आपने माइनस कर देना है मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को, तो आपने देखना है कि लॉस ऑन सेल, सेल के बाद लॉस हो रहा है, दैट इज 1500. जैसे आपने 40% जो है वो निकाल लेना है, 1500 में से 40% निकाला आपने, 600 आपका टैक्स भी पेमेंट करनी है. तो देन यू विल सी कि आपका नेट कैश फ्लोज क्या आया, आपकी मार्केट वैल्यू से आप माइनस कर दोगे किसको, अपने टैक्सेस को. तो 1000 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में ही है, तो दैट इज योर प्लस माइनस माइनस प्लस 1000 प्लस 600 इक्वल टू 1600. That is net cash flow. Therefore, the initial investment outlay is computed as initial investment outlay is equal to price of new machine minus cash flow from the selling of old machine plus change in net cash flow. प्राइस ऑफ द न्यू मशीनरी, जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे उसके लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये थी कि आपकी जो ओल्ड मशीन है उसको जो आप सेल कर रहे हो तो आपको उससे कितना मिल रहा है, कितना आपके पास से जो है वो आपको कैश आउटफ्लो, मतलब कैश इनफ्लोस आपके पास से जा रहा है. तो उसके लिए आपने ये पूरा का पूरा मेथड किया कि ओल्ड मशीनरीज का जो कैश फ्लो है आपके पास 1600 आया, जबकि न्यू मशीनरीज जो है वो उसकी जो कीमत है वो आपके पास कितनी थी. न्यू मशीनरीज की जो आपके पास परचेज आपने जो न्यू मशीनरी की थी, द न्यू मशीनरी यू कैन परचेज इट बाय 12,000. 12,000 आपके पास उसकी वैल्यू थी, तो आपने यहाँ इंकॉर्पोरेट कर देना है कि प्राइस ऑफ न्यू मशीन इज 12,000 माइनस कैश फ्लोज फ्रॉम द सेलिंग ओल्ड मशीन जो आपके पास 1600. यहाँ कैलकुलेशन के बाद आफ्टर जब दिस कैलकुलेशन आपके पास वैल्यू आई है, एंड देन प्लस 1000 दैट इज चेंज इन न्यू वर्किंग कैपिटल. न्यू वर्किंग कैपिटल की वैल्यू टर्म भी आपके पास गिवन है, that is your 1000 rupees. Where is the new working capital? Yes, this is NWC is new working capital, which is increased by $1,000. तो आपने ये करना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले निकालने के लिए आपको प्राइस ऑफ न्यू मशीनरी पता होनी चाहिए जो कि आपके पास गिवन है. कैश इनफ्लो फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ओल्ड मशीनरी जो आपके पास गिवन नहीं था, आपने उसे कैलकुलेट किया है, मार्केट वैल्यू को सबसे पहले बुक वैल्यू से माइनस किया. उसके बाद जो भी लॉस या गेन आपके पास टर्म आई उसमें से आपने टैक्स रेट निकाला. उस टैक्स रेट की जो भी अमाउंट होगी उसको आपने ऐड कर देना है मार्केट वैल्यू से. तो वट एवर द वैल्यू यू विल रिसीव दैट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम सेलिंग ओल्ड मशीन प्लस चेंज इन न्यू नेट वर्किंग कैपिटल. देन आपके पास सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप जो है एस्टिमेटिंग द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, वही है आपके पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे, 1 माइनस टैक्सेस है और डेप्रिसिएशन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप टाइम पीरियड से. आई डोंट नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन. आपने जो है वो उसी मेथड से उसी सिनेरियो को लेकर चीज़ों को चलना है. याद रखिए इसके अंदर आपके पास कहीं कोई रेवेन्यूज गिवन ही नहीं है, रेवेन्यूज गिवन नहीं है, कोई सेल गिवन नहीं, क्योंकि आप मशीनरीज की बात करें, न्यू मशीनरी और ली और उसको ऑपरेट किया है, तो आपका रेवेन्यू जो होगा यहाँ पर ज़ीरो होगा. ठीक है, तो याद रखें आपके पास जो रेवेन्यूज होंगे वो आपके पास ज़ीरो होंगे, और आपके पास जो कॉस्ट होगी वो आपकी कॉस्ट उन्होंने बता दी है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास 7,000 से कम होकर 4,000 पे आ गई है, तो आपके पास जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 3,000. टैक्स रेट आपके पास 40% ही रहेगा. डेप्रिसिएशन वो जो मशीनरी से जो भी है आपके पास उसके अमाउंट को लेंगे और डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आपके पास इन टर्म ऑफ परसेंटेज गिवन है, तो आपने वो भी इनकॉर्पोरेट कर देना है. देन यू विल रिसीव सम टाइप ऑफ दिस कैलकुलेशन. आफ्टर टैक्स डिक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट जो भी आई 1800. मशीनरी आपके पास 12,000 की थी, उसकी डेप्रिसिएशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज वैल्यूज निकालनी है हर ईयर की. ओल्ड मशीनरीज की भी वैल्यू आपके पास गिवन थी 7,500, नहीं उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट आपके पास कांस्टेंट गिवन है 500. यस दिस इज गिवन, यस दिस वन. ओल्ड मशीनरी की आपके पास गिवन है 500. न्यू मशीनरी जो आपके पास 12,000 की थी उसकी आपने डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालते रहना है. फिर चेंज इन डेप्रिसिएशन यानी पहली डेप्रिसिएशन को दूसरी डेप्रिसिएशन से माइनस कर देंगे, न्यू को ओल्ड से माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा. टैक्स सेविंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन, जो भी आपके पास डेप्रिसिएशन आया है चेंज, उसमें से आप टैक्सेस यानी 40% निकाल लेंगे हर एक वैल्यू से. और फिर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस होगा यानी 1, यानी आफ्टर टैक्स डिक्रीजिंग कॉस्ट को आप प्लस कर देंगे
वैल्यू से, तो डेबिट आफ्टर टैक्सेस पेमेंट वैल्यू से, तो यू विल रिसीव नेट ऑपरेटिंग वैल्यू। ठीक है, यानी 1800 को प्लस कर देंगे 1384 से, 1800 को प्लस कर देंगे 1960 से, 1800 को प्लस कर देंगे 520 से, 1800 को प्लस कर देंगे 136 से, 1800 को प्लस कर देंगे -200 से। ये तमाम हर एक उसको, हर एक स्टेप को जो यहाँ पर शो हुए हुए 6 स्टेप्स, उन तमाम स्टेप्स को भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक किस तरह से वो कैलकुलेट होता है। Then third step, which is not last step but last but not least step, that is the terminal year cash flows। वही आपके पास आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट प्लस कर देंगे आप चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। तो वही आपके पास जो आएगी बिफोर टैक्स सैलवेज वैल्यू आपके पास गिवन थी 2000 रुपीज़। यहाँ पर आपके पास 2000 रुपीज़ सैलवेज वैल्यू गिवन है। यस, at the end of the project, the machine will be sold into 2000. Where is the salvage value? Yes, salvage value will be zero है आपके पास old machinery, but the new machinery salvage value is 2000 rupees, and your book value is 2500. Okay, the salvage value is 2000। ठीक है, आपके पास बिफोर टैक्सेस सैलवेज वैल्यू भी आपके पास क्या गिवन है 2000 है, बुक वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है तो वो जीरो है। मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट जो आपके पास 40% था, एंड यू विल रिसीव 1200। तो वंस यू गेट द आफ्टर टैक्स सैलवेज वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, यू हैव टू प्लस विद चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि आपके पास 1000 रुपीज़ यहाँ पर, $1000 जो है वो यहाँ पर गिवन है नेट वर्किंग कैपिटल। यस, दिस वन। चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास 1000 गिवन है, तो आपको क्या करना है यहाँ से प्लस कर देना है, तो यू विल रिसीव टर्मिनल ईयर। और इसका भी कंक्लूजन आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस तरीके से आपके पास अगर लेस देन जीरो आ जाए, तो आपने जो है वो प्रोजेक्ट फॉरगोन करना होता है। उसी तरह अगर यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, तो इट मीन्स यू हैव टू फॉरगोन दिस प्रोजेक्ट। Now that's all for today. I think this uh, you will betterly understand the topic, और ये कोई भी इश्यूज हों इस टॉपिक से रिलेटेड, या हम आपको कोई भी कोई क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी, फील फ्रीली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।